नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपका जी बिहार झारखंड पर ई बिहार विमर्श में आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हम राजनेताओं से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं और विपक्ष के भी नेताओं से बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अब बात एक ऐसी शख्सियत से होगी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से तो आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने दम पर अपना मकाम हासिल किया है। राजनीति से इतर वो लगातार अपनी समाज सेवा में जुटे हुए हैं। सर्वेश तिवारी की हम बात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर्वेश तिवारी जी आपका। धन्यवाद। सर्वेश तिवारी जी जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संचार विशेषज्ञ हैं, समाज सेवा के जरिए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। खासतौर पर पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर निवासी सर्वेश तिवारी अपने क्षेत्र के लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय नाम है। मीडिया हो, चाहे सरकारी संगठन हो, कॉरपोरेट घराने हो, डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम करने का एक लंबा अनुभव उनके पास है। सर्वेश तिवारी पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से समाज के उत्थान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। मेरा सर्वेश जी सीधा सवाल और पहला सवाल आपसे यही है, पृष्ठभूमि आपकी राजनीति से जुड़ी हुई है। अब तक राजनीति को कहा जाता था सेवा का माध्यम, लेकिन अब यह प्रोफेशन पूरी तरह से बदल गया है। सेवा दूसरों की नहीं बल्कि अपनी सेवा करने का माध्यम बन गया है। आप कैसे समाज सेवा कर रहे हैं? आपने क्यों राजनीति में कदम रखकर इसको आगे नहीं बढ़ाया? आपको सही बताऊं तो ये जो कहानी है इसकी शुरुआत समाज सेवा से शुरू हुई, पर आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी अब राजनीति की तरफ इसलिए जाना होगा क्योंकि छाता बड़ा करने का समय आ गया है। राजनीति क्या है? राजनीति की जब शुरुआत हुई थी तो उसका एक ही मकसद था कि समाज का उत्थान किया जाए। तो हम तो सामाजिक कार्य करते हैं तो समाज के उत्थान के लिए करते हैं, लेकिन हमारे सामाजिक कार्यों में सबसे बड़ी अड़चन और सबसे बड़ा सपोर्ट अगर कुछ आता है तो वो राजनीति ही आता है। तो अब अगर देश को सामाजिक तौर पे भी अगर आपको आगे लेके जाना है तो अच्छे लोगों को आना चाहिए। एक अंग्रेजी की बहुत फेमस कहावत है कि इफ गुड पीपल डोंट एंटर इनटू पॉलिटिक्स दे वुड हैव टू लर्न टू बी गवर्न्ड बाय बैड पीपल। अर्थात अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का सामना उनको करते ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूं और मैं अपनी जर्नी में इसको जोड़ना चाहता हूं कि एक राजनीतिक सफर की भी शुरुआत हो। अब तक का आपका सफर क्या रहा? आप ने पढ़ाई की गांव से जी, निकलकर दिल्ली आए जी, और दिल्ली आने के बाद आप ने अपने एक मकाम खड़ा किया, अपना तरीके से अपना बिजनेस आपने एस्टेब्लिश किया, लेकिन फिर आपने पलट के देखा, अपनी धरती को देखा, अपनी माटी को देखा और लगातार वहां पर आप अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े भी रहते हैं। थोड़ा इस जर्नी के बारे में समझना चाहेंगे आपसे। मैं प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से लेने के बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में 8वीं से पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई करते करते मैं खुद मीडिया जगत में भी रहा कुछ समय तक। मुझे सौभाग्य हुआ कि आप लोग जो काम कर रहे हैं वही मैंने भी किया और देश को एक दिशा देने की कोशिश जो पत्रकार करते हैं उसमें मैंने भी अपना एक रोल प्ले किया। और साथ ही साथ नौकरी करने के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें भी अच्छी खासी सफलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग हमारा नाम हुआ। पीआर प्रोफेशनल्स करके मैंने एक कंपनी बनाई। पर 2011 की घटना है। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हुई थी और उस समय मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे वापस, सबसे पहले मेरे दिमाग में था कि माता पिता के लिए जाना है, क्योंकि जिंदगी भर हम एक लड़ाई, एक भागा भागी में लगे रहते हैं और जिसको भूल जाते हैं वो हमारे खुद के माता पिता हैं जिनके वजह से हम मौजूद होते हैं इस दुनिया में। तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि मैं खो दूं। तो 2011 से मैंने एक जर्नी शुरू की, हर महीने में 7 दिन अपने गांव में दूं और गांव वालों के लिए दूं और माता पिता को दूं। 2011 में ही मैंने एक अभियान शुरू किया। 250 चापाकल मैंने लगवाए अपने इलाके में और पानी की समस्या का समाधान किया। फिर और इधर साथ ही साथ दिल्ली में अपना कार्यक्रम चल रहा था, जो बिजनेस हमारा था, बिजनेस चलते रहा। मुंबई गए, हैदराबाद गए, लखनऊ गए, एक्सपैंड हुआ, बहरीन ऑफिस खुला। तो एक तरह से इधर मेरा प्रोफेशनल करियर चल रहा था, उधर मेरा सोशल करियर साथ साथ चल रहा था। 2013-14 से मैंने फिर बुजुर्गों का धाम कराना शुरू किया। उसमें मैंने देखा एक बार क्या हुआ कि एक बुजुर्ग आए मेरे घर पे रोते हुए, कहते बेटा ने मेरे को घर से निकाल दिया है। तो मैंने कहा कि फिर अब आपको बताइए मैं क्या कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि रोटी दाल का इंतजाम तो मान लीजिए हो जाता है, पर हमारे पास इतना भी पैसा नहीं होता कि अब आखिरी सांसें हम गिनने वाले हैं। बड़ी इच्छा है कि हम धाम कर लेते, लेकिन मैं तो अब सोच भी नहीं सकता क्योंकि मेरे बाल बच्चे नहीं हैं। उन्होंने मुझे नकारा कर दिया।
तो मैंने कहा मैं आपको धाम कराऊंगा, और वहां से ये शुरुआत हुई। हर साल 51 बुजुर्गों को लेके मैं धाम लेके जाता हूं, खुद साथ ट्रेवल करता हूं और उनके साथ रहता हूं, उनके साथ खाता हूं। और ये वो बुजुर्ग होते हैं जो हर जाति हर धर्म के लोग होते हैं, और साथ ही साथ वो फाइनेंशियली बहुत पुअर होते हैं। तो जिन्होंने, बहुत लोग ऐसे जो शहर तक भी नहीं गए, उनके साथ जाता हूं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब वो आके मेरे को कहते हैं कि बाबू ऊ कर देनी जो हमारा बेटा ना करे। अच्छा। हाँ, तो वो एक जो संतुष्टि है, वो जो सुकून है, वो बहुत बड़ी होती है। सोनू सूद जैसे कलाकार जो रील के हीरो थे, उन्होंने रियल में भी आकर काम किया, और सर्वेश तिवारी जैसे लोग वाकई में ये कहें कि रियल लाइफ में ही उतरकर रील से इतर उन्होंने बिल्कुल सेवा भाव से अपने काम को आगे बढ़ाया। एक चीज और आपके सामने आई, और वो ये कि सैनिकों की शहादत को लेकर जब उनका पार्थिव शरीर आता है तो पूरा देश, पूरा वहां का इलाका आ जाता है, तिरंगे को लेकर वहां पर रहता है। लेकिन फिर जब सब चले जाते हैं वापस, तो पलटकर कोई देखता नहीं है उस घर की ओर। बिल्कुल। 20 लाख रुपए तक की मदद आप खुद अपने जरिए कर रहे हैं। उद्योगपति जो होते हैं, बड़े बड़े घर घराने होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं, सैनिकों के परिवारों के साथ कम देखने को मिलते हैं। आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, और क्या कुछ मदद आपने ऐसे परिवारों की बिहार के संदर्भ में आप बाकी जगहों पर की है? मेरी पढ़ाई लिखाई एयरफोर्स स्कूल दिल्ली से हुई थी, तो डिफेंस को बहुत नजदीक से मैंने जाना था। जब उरी अटैक हुआ, खासतौर पे उरी के वक्त क्या हुआ कि मैं अखबार पलट रहा था अगले दिन, और हिंदुस्तान अखबार में, मेरे को बताते हुए कोई वो नहीं, एक अखबार में मैंने ये पढ़ा कि जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा देंगी सुनील विद्यार्थी की बेटियां। ये हेडिंग था, और मैटर ये था कि एक सिपाही जिसने देश के लिए अपना सर कटा दिया है, उसका शरीर आ रहा है बिना सर का उसके गांव में, उसके शहर गया में, और उसके 3 बेटियां हैं जो परीक्षा देने जा रही हैं। उस दिन उनके एग्जाम्स थे। अब इससे कठिन परीक्षा तो कुछ हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। अब मैं आपको सही बताऊं, लोग कहते हैं, और अभी भी मेरा रोआ, ये सारे रोए खड़े हो गए, मैं आपको सही बता रहा हूं। मुझे वो वाकया याद है, और लगा कि कोई पत्थर रख दिया सीने के ऊपर। मैं ये भी कहूंगा कि मैंने उसी वक्त दिल्ली के कुछ अमीर लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश की, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे, मालिक थे। सबने कहा कि सीएसआर के तहत हम ये काम कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। लेकिन शाम होते होते सबने मना कर दिया। अच्छा। मैं एक छोटी सी कंपनी चलाता था, शुरुआत उसके कुछ सालों पहले ही करी थी, बहुत पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन मैंने अगले दिन फ्लाइट पकड़ी और जाके मैंने अगले 10 साल तक 20 लाख रुपए मैंने उनको डोनेट किया, और मैंने कहा इसके अलावा अच्छे विद्यालय में आप लोगों का एडमिशन, और फ्यूचर में यहां तक कि शादी ब्याह में भी कोई जरूरत पड़ेगी तो भी। यही नहीं, जो बाकी भी सैनिक थे उन सब के परिवारों को अडॉप्ट करने के लिए हमने एक ग्रुप बनाया और उनको भी अडॉप्ट किया। तो यहां मतलब ये दिल का मामला है। मैंने यही नहीं देखा कि ये मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, हिंदू है, मुसलमान है, क्या जात है, क्या धर्म है। सबसे ऊपर उठ के एक इंसान के तौर पे मैंने जाके वो काम किया। आधी आबादी देश की ऐसी है जिसको लेकर लगातार सुरक्षा की बात कही जाती है, सम्मान की बात कही जाती है। निर्भया को इंसाफ दिलाने की मुहिम में देश पूरा जुटा, लेकिन निर्भया के परिवार के साथ उसकी जो तमाम प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें बहुत कम लोग थे, उसमें सर्वेश तिवारी भी एक नाम था। बिहार में भी ऐसी कई निर्भया हैं जिनको लेकर काम किया जाना जरूरी है। आप इस मुहिम में कैसे जुड़े, और इस मुहिम के साथ साथ आप जुड़ने के अलावा निर्भया के परिवार के साथ आपने कैसे इस काम को अंजाम तक पहुंचाया, और क्या कुछ आपको इसमें सीखने को मिला? निर्भया, आपको याद होगी वो घटना कितनी दर्दनाक थी, और वो वाकया आज भी रूह को कपा देती है। निर्भया के वक्त हमने देखा कि लोगों की बहुत जरूरत थी उस समय। वो किसी एक इंसान का मुद्दा नहीं था, वो पूरे देश का मुद्दा था। और मैंने एक इंसान होने के नाते उस मुहिम में अपना कर्तव्य निभाया। एक हम लोगों ने संस्था बनाई जिसमें निर्भया की माताजी अध्यक्ष हैं, पिताजी उपाध्यक्ष हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी हूं। उसके माध्यम से हमने, जैसे आपने बोला कि बिहार में भी बहुत सारी निर्भया, या पूरे देश में बहुत सारी निर्भया हैं, उनके लिए हम लोग फ्री कंसल्टेशन देते हैं। एक फ्री कॉल सेंटर का अरेंजमेंट है, जहां पे कोई भी ऐसा केस आता है तो उसको सारी सहूलियतें हम प्रोवाइड करते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, और मैं देश के सामने ये अपील भी करना चाहता हूं कि उस संस्था में आज तक किसी ने 1 रुपया डोनेट नहीं किया है। ओहो।
आज की डेट में एक ये ऐसा ओपन एंड शट केस था और इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई। सरकार ने निर्भया फंड भी तो एलोकेट किया है, क्या वो पैसा सिर्फ सरकारी काम में ही इस्तेमाल होता है या फिर कहीं ना कहीं वो एनजीओ को भी दिया जा सकता है? देखिए, वो जो फंड है वो हर साल स्वेल कर रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, पर उस खर्चे से जो पहला काम इन्होंने किया था वो था सीसीटीवीज लगवाने का, वो भी ट्रेनों के अंदर, जो कि रेल के पैसे से लगनी चाहिए थी, निर्भया फंड से नहीं लगना चाहिए था। मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूं। पर निर्भया ज्योति ट्रस्ट जो हमने बनाया, हम लोग डायरेक्ट सेवा करते हैं और सिर्फ इसी विषय पे करते हैं। हम, आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं फोन करती हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, हम रोज पुलिस थाने में जाते हैं बट हमारा एफआईआर नहीं लिखा जाता है क्योंकि सामने वाला आदमी बहुत मजबूत है। ओके। ऐसे लोगों को एक कॉल पे हम मदद करते हैं। निर्भया की माता जी खुद जाती हैं, मैं खुद जाता हूं और हम लोग जाके इस ऐसे केसेस को देखते हैं। बिहार के लोगों के लिए भी ये सारी सुविधाएं हमने अरेंज कर रखी है और बहुत सारी केसेस हम लोग फाइट कर रहे हैं जो बिहार के हैं। सर्वेश जी, देखिए, सीधे तौर पर अब चुनाव की बात अगर करें, बिहार का इस वक्त जो राजनीतिक दलों की चर्निंग हो रही है, एक दूसरे को अपने पाले में लाने की बात हो रही है, नाराजगी दिखाई दे रही है, इस पूरे मसले पर अब मैं ये दरअसल जानना ये चाह रहा था कि आप इस वक्त की जो मौजूदा स्थिति है उसको कैसे देखते हैं और साथ ही साथ मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, वो क्या बिल्कुल तात्कालिक है, रिलायबल है? यही तो विडंबना है। इलेक्शन, वो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारी क्लास में भी बच्चे थे जो एग्जाम के कुछ दिन पहले, 5 दिन 7 दिन पहले बहुत एक्टिव हो जाते थे, खूब पढ़ते थे, रात भर पढ़ते थे। मतलब ये जो हाल फिलहाल में घोषणाएं हो रही हैं, जो ऐलान हो रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं क्या? सच्चाई यही है। अब देश 4.5 साल, मैं कह रहा हूं बिहार 5 साल बीत गए, अब इलेक्शन आ गया, नवंबर में कार्यकाल पूरा हो रहा है नीतीश जी का। अगर केंद्र को भी बहुत सारी सुविधाएं देनी थी तो पहले देते ना। अगर बाढ़ बिहार में आती है तो अगर ये फंड पहले आया था तो शायद कुछ बाढ़ प्रोटेक्ट हो गया रहता और बहुत लोग बच गए होते। पर ये सिर्फ इलेक्शन के लिए जुमले और एजेंडास बना बना के काम करने का जो तरीका है, ये देश की गलत राजनीति है और मैं इसका विरोध करता हूं। बाढ़ को लेकर आपने बात कही, क्या इनिशिएटिव ली जा सकती है? बाढ़ की स्थिति पर आपने खासतौर पर कई काम भी किए हैं। बाढ़ हर साल आती है, इसको बस ये कहकर कि ये तो हर साल की बीमारी है, हर साल का कष्ट है, हम बस तो नहीं सकते। आपको कुछ उपाय नजर आता है? क्योंकि बहाना दे दिया जाता है कि ये नेपाल की वजह से हो रहा है। नेपाल के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइंड है भारत के। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सारा पैसा भारत खर्च करता है, नेपाल उन सारे एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करता है। जब जी चाहता है वो अपना बराज खोल देता है और पानी भर जाता है। अब नेपाल जैसे अदने से छोटे से देश में, जहां पे आपने एक राजनीतिक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट है आपके साथ, पैसे भी आपने दिए हुए हैं, आपका वहां वो मरोड़ देता है हर बार और बाढ़ आ जाती है। मरते कौन है? आपके लोग मरते हैं। सबसे पहली चीज है कि जो भी आपके एग्रीमेंट्स हैं, जो भी आप उसको क्यों नहीं, अगर आप दमखम के साथ उसका सामना कर सकते हैं, आप उसके लिए आवाज उठाइए, पहली चीज। दूसरी चीज, इलाके डिफाइंड है जहां पे बाढ़ आती है। आज तक कभी भी उन इलाकों में एडवांस अरेंजमेंट कोई नहीं किया जाता है। जब बाढ़ आ जाती है, आधी रात को हमारे यहां चंपारण में भवानीपुर का बांध टूट गया। अब वो जो घरों में बैठे हुए सामने ही पूरा का पूरा पासवान और राम लोगों का, हरिजन लोगों की बस्ती है, पूरी की बस्ती उड़ गई, पूरी की पूरी बस्ती उजड़ गई पानी से। ना उनको पता था, ना उनको बताया गया था, ना उनके लिए कोई अरेंजमेंट की गई थी। ये घात है, इसके लिए जरूर करना चाहिए। और अगर रही बात, दूसरी बात जो आपने मेरे से पूछी थी कि आपने क्या किया था बाढ़ के दौरान, ये भी जरूर बताना चाहूंगा कि जो जैसे घर उजड़ गए, हाँ। तो हमारा फर्ज है कि घर के बदले घर देने की कोशिश करें। और विश्वास कीजिए, बहुत लोग हैं जो आगे आना चाहते हैं, करना भी चाहते हैं देश के लिए, पर ऐसा हो नहीं पाता है। तो मैंने अभी 30 घर बनवाए हैं। घर अच्छा। क्या, मेरी औकात नहीं है कि मैं एक छोटा सा आदमी, छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ, सारा कुछ अपने पैसे से करता हूँ, ना कि कोई फंड कहीं से लेके। तो
वो 30 घरों में मैंने एक 12 बाई 10 की झोपड़ियां बनवानी शुरू की, और जिनके पक्के के घर भी टूट गए थे उनको रिपेयर करके बनवाना शुरू किया। तो ऐसे 30 घर मैंने बनवा के। बहुत अच्छा, ये बहुत नेक काम है। लेकिन रोजगार की जो अभी हमने एक पक्ष की तो बात कर ली, लेकिन रोजगार दूसरे पक्ष मुद्दा उठा रहा है कि हम आएंगे 4.5 लाख रोजगार देंगे। वहीं सरकार की तरफ से डिजिटल रैली हुई, कहा गया कि 10 लाख रोजगार हम दे चुके हैं, लिस्ट मांगी जा रही है बाकायदा। रोजगार को लेकर जो काम हुआ, क्या आप उससे सहमत हैं? सही दिशा में चल रहा है या बेरोजगारी वाकई में बढ़ी है? अब तो सरकारी रिपोर्ट्स ही कहती है कि बेरोजगारी पिछले 70 साल में सबसे ज्यादा है। तो अगर हम सरकार की ही बात माने तो उनको ये चीज बहुत ध्यान से देखना होगा कि क्या बेरोजगारी किस पैमाने पे बढ़ती जा रही है। और उसके लिए ये नहीं है कि रोजगार ही क्रिएट किया जाए, रोजगार का सृजन जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा, क्योंकि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो एक सीमित ही रोजगार आप जनरेट कर सकते हैं। पर साथ ही साथ आप कोऑपरेटिव्स डेवलप कर सकते हैं। अच्छा। गांवों में मैं जाके जब बात करता हूं लोगों से, तो मैं कहता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए, अगर आप 5 बच्चे हैं गांव में, तो क्यों ना वो 5 बच्चे मिलके अगर 2-2 लाख रुपए भी जमा करते हैं तो 10 लाख का एक बहुत बड़ा गौशाला वो चला सकते हैं। और साथ ही साथ उसको सरकार का सपोर्ट अगर 50% मिल जाता है तो 10-20 हो जाता है। तो वो 5 की जिंदगी और 5 का परिवार बहुत सुखमय और बहुत तरीके से चल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम कर सकते हैं। आपने जनसंख्या का जिक्र किया। जनसंख्या वाकई में एक बड़ा मसला है और आगामी मॉनसून सत्र में ये कहा भी जा रहा है कि हम सरकार की तरफ से एक विधेयक लेकर आएंगे जनसंख्या नियंत्रण पर लेकर। पता नहीं वो आता है नहीं आता है, लेकिन जनसंख्या कंट्रोल कैसे की जा सकती है, क्या इसके ऊपर तर्क है? क्योंकि फिर ये चुनावी मुद्दा ही बनकर ना रह जाए। बिल्कुल, मैं बताता हूं कि मैं क्या करता हूं। और ये नहीं कि अभी से, मैं पिछले 3 सालों से जब भी जनता के बीच जाता हूं, लोगों के बीच जाता हूं, और उसकी शुरुआत मेरे घर में रामनाथ जो काम करता था उससे हुई। जब मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारे 6-7 बच्चे हैं, तो तुम इस पे कंट्रोल करो यार, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है, तुम यहाँ पे घर में काम करते हो मेरे घर में। तो उसने कहा है बाबू भगवान का दिया हुआ है, इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। तो जब उसने बोला कि भगवान का दिया हुआ है, मेरे को लगा कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कमी है अवेयरनेस की कमी है, सोच की कमी है। उस सोच की कमी को ठीक करने के लिए मैं जाके गांव में लेके जाता हूँ। कुछ अपने मेरे आइटम्स हैं जिसके थ्रू मैं समझाता हूँ उनको। तो मैं एक छोटा सा बोर्ड रखता हूँ और बोर्ड के ऊपर मैं बताता हूँ कि ये बोर्ड जो है, मान लीजिए हरीश राम जी सामने बैठे हुए हैं और उनको मैं समझा रहा हूं। तो मैं कहता हूं हरीश जी, ये आपके पास एक 5 कट्ठे की जमीन है। अब क्या है, ये जमीन पे आपने एक घर बनाई है। इस घर पे अगर आपका एक बच्चा है तो ये घर के साथ उसके पास 5 कट्ठा पूरा का पूरा चले जाता है। आपके 2 बच्चे होते हैं तो इसमें 2.5 कट्ठा चला जाता है। लेकिन अगर आपके 5 बच्चे हो जाते हैं या 4 बच्चे हो जाते हैं तो सबसे पहले उस घर में 4 भाग आप कर नहीं सकते हैं, और इस जमीन को आप 1 कट्ठे के आसपास ले जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने परिवार को गरीब बनाते जा रहे हैं। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास वर्किंग हैंड आ रहा है, मेरे पास खेतों में काम करने के लिए हैंड आ रहा है। तो जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप दोषी हैं अपने परिवार को गरीब करने के लिए, जब उनकी मानसिकता में बहुत ही वास्तविक आपने ये उदाहरण दिया। और मतलब आपकी बातों को अगर सुना जाएगा तो ये जानते तो सब है, लेकिन जिस तरीके से आप समझा रहे हैं वाकई बहुत प्रभावी है। बहुत तमाम बातें हुई, लेकिन सर्वेश तिवारी जी, आपने कहा कि राजनीति में आकर अब हम करना चाहते हैं काम। क्या वाकई में राजनीति के जरिए काम हो सकते हैं? और क्या आपको राजनीतिक दल कोई ऐसा दिखाई देता है जिसमें वाकई समाज सेवा की ललक अभी बची है? क्षेत्रीय स्तर पे अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं हमेशा ये सोच रखता हूं, और अगेन मैं यही बात जाके हमेशा लोगों को कहता हूं कि आप आदमी को चुनो, पार्टी को मत चुनो। अगर आपने अच्छे इंसान को चुना तो वो अच्छा काम करेगा। और अगर आपने अच्छे इंसान को चुनना शुरू कर दिया तो सारी पार्टियां अच्छे इंसानों को टिकट देंगी। आज की डेट में तो युवाओं को अच्छा इंसान वो लगता है जो आता है बड़ी एसयूवी में सवार होकर, 2-4 गार्ड होते हैं, बंदूक होती है। अब सूट बूट पहन के, ये बंडी पहन के सर्वेश तिवारी चले जाएं, 4 आदमी उनके पीछे ना खड़े, कोई आएगा क्या आपके पास? मैं जब जाता हूं भाई, आपको बताऊं, युवाओं के लिए रोल मॉडल क्योंकि बदल रहे हैं ना। हाँ, बदल गए हैं। इनफैक्ट बदमाशों के साथ फोटो खिंचवा के लोग अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। तो ये जो सोच है, और साथ ही साथ मुझे भी, मैं अगर कहीं मिलने जाता हूं तो मैं गाड़ी में कोई मेरे साथ कोई बच्चा बैठ जाता है, कोई भी बैठ जाता है, मैं चले जाता हूं। तो लोग कहते हैं कि आप ऐसे मत आया कीजिए, आप लोगों को लेके आइए, कम से कम 4 गाड़ी हो,
थोड़े मजबूत लोग हों साथ में कि जब उतरे तो भारी भरकम लगे। मैंने कहा यार, एक गरीब को मैं समझा रहा था, मैंने कहा कि देखो तुम ये सोच बदलो क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा है। जब तक ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में 20 लोग 10 गाड़ियों में या 8 गाड़ियों में चलते रहे हैं तो वो कहां जाते थे? वो किसी अमीर के घर जाते थे, चाय पीते थे, क्योंकि आपके यहां वो अरेंजमेंट नहीं हो सकती। उसकी गाड़ी में 20 लोग, एक गरीब अपने यहाँ 20 कुर्सियां। मैं समय कम है सर्वेश जी, मैं मान लूं कि किसी पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, आप अप्रोच करें या ना करें, लेकिन आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देख लेते हैं आपने जो काम किया है, आप अपना दम भी वहां पर आजमा लें कि वाकई क्या लोग भरोसा करते हैं नहीं करते हैं। मैं मान लूं कि चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप इस बार। मैं लोगों की बातों को आगे लेके जाने के लिए जो भी रास्ता होगा वो अख्तियार करूंगा, और लोग जब कहेंगे तभी करूंगा। लोगों से क्या अपील बस छोटी सी करना चाहेंगे? चुनाव के मद्देनजर आपके साफ सुथरे चुनाव हो और लोग किस तरह के कार्यकर्ता को चुने। मैं लोगों से बार बार यही अपील करता हूं और पहले भी करता रहा हूं कि आप कहीं भी हो, किसी क्षेत्र में हो, इंसान को चुनिए, आदमी को चुनिए, अच्छे इंसान को चुनिए। यही बात, बिल्कुल इंसान को चुनिए, और अगर अच्छा इंसान होगा, जनप्रतिनिधि होगा, वो अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए काम करेगा। सर्वेश तिवारी जी, ई विमर्श के इस मंच पर आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही सेवा करते रहें, और राजनीति में भी अगर आप हाथ आजमाते हैं तो सेवा का भाव आपके मन में पहले रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।